दोस्तों नमस्कार। किसी भी देश के लोकतंत्र के लिए वहां के चुनाव सबसे बड़े महापर्व के रूप में जाने जाते हैं और जब इसका महत्व इतना ज्यादा होता है तब इसकी पारदर्शिता और इसकी विश्वसनीयता को सुनिश्चित करना भी बेहद आवश्यक होता है। इसी कारण से चुनाव आयोग के द्वारा समय समय पर संविधान के आर्टिकल नंबर 324 और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट के सेक्शन नंबर 21 के तहत एसआईआर जैसी प्रक्रिया को अपनाया जाता है, जिसका मतलब होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। यानी कि सिंपल भाषा में अगर हम समझें कि हमें समय समय पर यह आवश्यक होता है कि जो वोटर चुनाव में वोट डालने के लिए जाते हैं वो वोटर वैलिड है या नहीं है, किसी ने उनके वैलिड राइट का या वोटर राइट का गलत तरीके से इस्तेमाल तो नहीं किया है। इसी प्रक्रिया को आज की क्लास में हम आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे, जिसको लेकर पूरे भारत देश में और स्पेशली बिहार, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में बवाल काट के रखा है वहां के राजनेताओं ने। तो मैं यहां पर आपको 5 से 6 मिनट की इस वीडियो में आसान भाषा में समझाऊंगा कि यह एसआईआर की प्रक्रिया होती क्या है। आप एक एक व्यक्ति तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करिएगा और हमारे चैनल पर इसी तरीके का कंटेंट आपको मिलता है तो उस कंटेंट को भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपसे एसआईआर के बारे में बता दूं कि यह चुनाव आयोग की एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाता है और 18 वर्ष के ऊपर के जितने भी नए वोटर्स हैं उन वोटर्स को ऐड किया जाता है। एक सामान्य प्रक्रिया है। ऐसे लोग जिनकी मौत हो चुकी है या जो किसी स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर जा चुके हैं, ऐसे कोई व्यक्ति जो घुसपैठी हैं और उन्होंने उस क्षेत्र विशेष में आकर निवास कर लिया, अवैध रूप से रह रहे हैं, तो ऐसे लोगों को क्या करना, उनके नाम या तो हटाना या जो नए लोग किसी दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो चुके हैं उनके नाम को किसी दूसरे स्थान पर जाकर ऐड कर देना जहां के वो बात करें हम स्थायी निवासी बन चुके हैं। उनके पते में किसी भी तरीके की कोई गलती, कोई नाम में कोई गलती होती है तो यह प्रक्रिया जो है, इस प्रक्रिया के तहत उन गलतियों को सुधारा जाता है। यानी कि वोटर लिस्ट का बहुत सूक्ष्म तरीके से विश्लेषण करने की प्रक्रिया जो होती है उसी को हम एसआईआर के नाम से जानते हैं। अब ये प्रक्रिया जो है, ये बीएलओ जो होते हैं जिन्हें बूथ लेवल ऑफिसर कहते हैं, ये घर घर जाकर खुद फॉर्म भरते हैं और सारे के सारी डिटेल को लोगों से मांगते हैं। अब सबसे पहले हम बात करें तो हाल फिलहाल में भारत में ये कब हुआ है और कहां से हुआ है, तो याद रखें कि 21 साल के बाद 2004 तक का एसआईआर भारत के चुनाव आयोग के द्वारा किया जा चुका है और 21 साल से भारत में ये एसआईआर की प्रक्रिया पेंडिंग थी, एसआईआर की प्रक्रिया नहीं हुई थी। इसलिए बिहार वाले राज्य से पहले फेज में इसे बिहार से स्टार्ट किया गया है और फाइनल लिस्ट में देखा जाए तो बिहार में 7.42 करोड़ वोटर्स जो हैं उनके बारे में ये पूरा का पूरा एसआईआर यहां हुआ। ये वोटर 6 और 11 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में वोट डालेंगे। यानी कि जो अनावश्यक, जो अवैध तरीके से घुसपैठ वाले जो भी मतदाता हैं, जो किसी दूसरे देश के निवासी हैं या कहीं और से आए हैं और उन्होंने भारत देश में किसी भी तरीके से किसी रूप में शरण ले रखी है और भारत में किसी न किसी प्रकार का कोई नुकसान पहुंचाते हैं, उन सारे लोगों को बाहर किया गया और जो लीगल भारत के वोटर हैं उनको एड ऑन करने का काम बिहार से स्टार्ट हुआ है। अब बात करते हैं कि ये काम करता कौन है। तो दो प्रकार के अधिकारी होते हैं, एक होता है बीएलओ और एक होता है बीएलए। बीएलओ क्या होता है, उसका मतलब होता है बूथ लेवल ऑफिसर। यानी कि चुनाव आयोग के द्वारा सरकारी अधिकारियों को, यानी कि सरकारी कर्मचारियों को यह जिम्मेदारी दी जाती है कि आप हर एक वोटर के घर घर जाएं और उस लिस्ट का वेरिफिकेशन करें और उनके नाम, पता, इन सारी की सारी चीजों को पुनः अच्छे तरीके से भरें। कोई गलती अगर हुई हो उनसे परिवारों में जाकर यह पता करें कि उनके परिवार में कितने सदस्य वर्तमान में हैं, किन लोगों के नाम हमें काटना है, यानी कि किन की डेथ हो चुकी है, किन लोगों के जन्म हो चुके हैं, 18 साल आयु कितने लोगों ने पूरी कर ली है। ये तो बीएलओ, और बीएलओ के साथ साथ में, बीएलओ तो चुनाव आयोग का अधिकारी होता है और बीएलओ के साथ एक अधिकारी और होता है, अधिकारी नहीं कह सकते आप, एक सामान्य व्यक्ति है जो राजनीतिक पार्टियां उस बीएलओ के साथ में उसको भेजती हैं, जिसे कहा जाता है बीएलए, यानी कि बूथ लेवल एजेंट। बूथ लेवल एजेंट को इसलिए रखा जाता है ताकि कभी किसी राजनीतिक पार्टी को ऐसा ना लगे कि चुनाव आयोग, चूंकि बात करें हम सरकारी एजेंसी है, तो सरकारी एजेंसी ने ऐसा ना हो कि रूलिंग गवर्नमेंट, यानी कि जो सत्ता में सरकार है, उस सरकार के हिसाब से सारा काम किया हो। तो वहां पर चुनावी पार्टियां जो होती हैं, राजनीतिक पार्टियां, वो भी अपने एक व्यक्ति को भेजती हैं जिसे बीएलए कहा जाता है। तो बीएलए और बीएलओ दोनों मिलकर क्या करते हैं, ये प्रक्रिया को पूरा करते हैं। एसआईआर वर्तमान में 12 के करीब राज्यों में होनी है, जहां 51 करोड़ के लगभग मतदाता हैं और 51 करोड़ मतदाताओं को पूरे तरीके से हैंडल करने के लिए, उनकी सारी त्रुटियों में सुधार करने के लिए 5.33 लाख बीएलओ, और इसके साथ ही आप यहां देखेंगे अगर, तो ये बीएलओ हो गए और बीएलओ के साथ साथ यहां पर बात करें तो 7 लाख के लगभग बीएलए, यानी कि राजनीतिक पार्टियों ने भी अपने इतने सारे बीएलए को यहां पर इनके साथ लगाया है। अब ऐसे 4 राज्य कौन से हैं जहां पर हाल ही में वर्तमान में, यानी कि आगे आने वाले समय में ऐसे चुनाव होने हैं जिनको लेकर यह लिस्ट बनना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो 2026 की अगर अपन बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पांडिचेरी, इन 4 राज्यों में चुनाव होने हैं 2026 में। 27 में बात करें तो गोवा, गुजरात और यूपी में ये 3 राज्य जहां चुनाव होने हैं, जहां पर ये अगर एसआईआर 7 फरवरी तक बन जाती है तो यहां पर इसका यूज होगा। इसके अलावा 2028 में बात करें तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे 3 और राज्यों में चुनाव होने हैं। अब यहां हम बात करते हैं आगे कि इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में एसआईआर कब होगा और वोटर को क्या क्या करना होगा। तो देखो, वोटर को क्या करने की आवश्यकता है, तो सबसे पहले आप देखें तो 28 अक्टूबर से 7 फरवरी तक एसआईआर होनी है इन 12 के लगभग राज्यों में जहां भविष्य में चुनाव है।
अब होना क्या है, तो प्रिंटिंग और प्रशिक्षण का काम, यानी कि बीएलए और बीएलओ को प्रशिक्षण दिया जाएगा और सारी की सारी लिस्ट की प्रिंटिंग जो है वो 28 से 3 नवंबर के बीच में हो जाएगी। यानी कि ये वाला चरण जो है ये पूरा हो चुका है। घर घर जाके मतदाताओं का सत्यापन करना कि मतदाता ओरिजिनल में वही है या नहीं है, ये काम 4 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच, यानी कि 1 महीने के भीतर ये काम होगा। वहीं ड्राफ्ट मतदाता सूची जो तैयार करनी, यानी कि ये सारा काम करने के बाद एक नॉर्मल सी मतदाता सूची बना देना, ताकि उसमें कोई सुधार अगर हो तो आगे हम उसको कर सके। तो एक डमी के तौर पर, डेमो के तौर पर मतदाता सूची 9 दिसंबर तक जारी कर दी जाएगी। वहीं आपत्ति और दावा, यानी कि जब ये सूची जारी होगी तो हर एक व्यक्ति इस सूची को पढ़ेगा कि मेरा नाम ऐड हुआ है नहीं हुआ है, गलत तो नहीं लिख गया, मेरा पता गलत तो नहीं हो गया, मेरे पापा का नाम सही लिखा है नहीं लिखा है, ये सारी चीजें वहां पर चेक होगा। कब से कब तक, तो 9 दिसंबर से 8 जनवरी के बीच में ये प्रक्रिया हो जाएगी। और जब ये सारे आपत्तियां और दावा ले ली जाएंगी तो उनकी सुनवाई और सत्यापन होगा, यानी उनका विचार होगा, कोई गलतियां होगी तो उन्हें सुधारा जाएगा। कब तक, 31 जनवरी तक। और फिर फाइनल में अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को जारी कर दी जाएगी। इस तरीके से आगे अपन बात करते हैं कि ये सूची बनाने के लिए, यानी कि इस सूची में अगर आपको अपना नाम, यानी कि मतदाता सूची में अगर आपको अपना नाम अपडेट कराना है, किसी भी तरीके का काम कराना है, तो आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से देने आवश्यक है, यानी कि इनमें से कोई सा भी डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं तो पेंशनर पहचान पत्र, अगर आपको पेंशन मिलती है तो उसका पहचान पत्र हो, सरकारी विभाग द्वारा जारी पहचान पत्र हो, जन्म प्रमाण पत्र हो, पासपोर्ट हो, 10वीं की मार्कशीट हो, स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो, वन अधिकार प्रमाण पत्र हो, जनजातियों के लिए जाति प्रमाण पत्र हो, राष्ट्रीय रजिस्टर यानी कि एनआरसी में अगर आपका नाम है तो वो हो, परिवार रजिस्टर में अगर आपका नाम है तो वो हो, मकान या जमीन आवंटन का कोई पत्र है तो वो, और आधार कार्ड। ये सारी की सारी चीजें हैं। लेकिन बस आपको ये याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये एक आदेश दिया था कि आधार कार्ड को भी उसमें शामिल किया जाए। पहले आधार कार्ड शामिल नहीं था, फिर चुनाव आयोग ने कहा कि आधार कार्ड को हम शामिल कर सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड सिर्फ एक पहचान पत्र के तौर पर होगा, उसे हम नागरिकता का सर्टिफिकेट नहीं मान सकते हैं। तो नागरिकता के तौर पर हम उसे शामिल नहीं करेंगे, बस पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड आपका होगा। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट है। अब यहां पर हम बात करते हैं कि इस पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है इसका उद्देश्य होता क्या है। हालांकि उद्देश्य मैं आपको शुरुआत में बता चुका हूं, फिर भी आप एक बार समझ लो कि 1951 से लेकर और 2004 तक का एसआईआर जो है ये हो चुका है। 21 सालों से ये लगभग बाकी है, तो अभी से ये प्रक्रिया फिर से चालू हो गई। तो इस लंबे दौर में मतदाता सूची में बहुत सारे परिवर्तन हो जाते हैं। आप सभी लोग जानते हैं, कोई व्यक्ति किसी स्थान से जाकर दूसरे स्थान पर पलायन कर जाता है ना, बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है, नाम एक व्यक्ति का एक घर में बहुत सारे लोगों के नाम हो जाते हैं, गलतियां हो जाती हैं। इसीलिए लोगों का माइग्रेशन, 2 जगहों पर वोटर लिस्ट में नाम होना, डेथ के बाद भी उनका नाम रहना, विदेशी नागरिकों का नाम सूची में आ जाने जैसी समस्याएं होती हैं। इनको हटाने के लिए कोई भी योग्य वोटर लिस्ट में ना छूटे और कोई भी अयोग्य मतदाता सूची में शामिल ना हो जाए। इसीलिए राइट टू वोट, जैसे हम कहते हैं वोट का अधिकार, उसको सुनिश्चित करने के लिए यह प्रक्रिया होना बेहद जरूरी है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये प्रक्रिया जो आपने समझाई है ये तो बड़ी जबरदस्ती है, मतलब सीधी सी बात है कि हमारा नाम प्रॉपर तरीके से बिना किसी त्रुटि के वोटर लिस्ट में नाम हमारा आ जाए और हम भारत के एक योग्य मतदाता बन जाएं, इसलिए ये सारी की सारी प्रक्रिया होती है। तो सर यहां पर बहुत सारी पार्टियां इस बात का विरोध क्यों कर रही हैं, ये क्या मसला है? तो देखो सारा का सारा मामला जो है ये पूरा राजनीतिक है। राजनीतिक इस तरीके से है, तो देखो ध्यान रखना, जहां पर बिहार जैसा राज्य है, पश्चिम बंगाल है और उसके आसपास के और जो राज्य हैं, जहां जो राज्य जो है विदेशी सीमाओं से लगे हुए हैं, जैसे बांग्लादेश से, म्यांमार से, ऐसे राज्यों से, जो ऐसे देशों से जो राज्य लगे हुए हैं, वहां से बहुत सारे किसी दूसरी कम्युनिटी के घुसपैठिए जो हैं वो कहां पर आकर बस गए, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में बस गए। उन लोगों को क्या किया, इन लोगों ने वोटिंग राइट्स भी दे दिए। अब वोटिंग राइट्स जो सरकार देगी, जाहिर सी बात है वो वोटर उन्हीं को वोट देंगे। अब जब यहां पर इंटेंसिव रिवीजन यानी कि बात करें एसआईआर जब होगा, तो एसआईआर में ऐसे लोगों की पहचान तुरंत हो जाएगी जो इस भारत देश के नहीं है, यानी कि जो अवैध घुसपैठिए हैं, चाहे वो रोहिंग्या हो कोई भी हो, तो उन लोगों की तुरंत पहचान हो जाएगी। जब उनकी पहचान हो जाएगी मतलब उनका नाम जो है उस लिस्ट से हटा दिया जाएगा, यानी कि अब वो वोटर नहीं रहेंगे आगे। तो जब वो वोटर नहीं रहेंगे तो जिस रूलिंग पार्टी ने उनको इस प्रकार का पावर दिया है वोट डालने का, तो सीधी सी बात है उनका वोट बैंक वहां से कम हो जाएगा। तो इस वोट बैंक को बचाने का ही ये पूरा का पूरा खेल है कि उन सरकारों ने इस प्रकार का माहौल देश के अंदर खड़ा कर दिया कि ये एसआईआर जो है ये वोट चोरी करने का मामला है, कि रूलिंग पार्टी ये चाहती है, यानी कि सरकार, यानी कि केंद्र की सरकार और इलेक्शन कमीशन दोनों मिलकर ये चाहते हैं कि इस पूरी की पूरी प्रक्रिया के माध्यम से जो राज्यों की सरकारें हैं उनके जो मतदाता हैं उनको पूरे तरीके से हटा दो, जो उन्हें वोट डालते हैं, और हमारे जो नए नए वोटर हैं उनको हम ऐड कर ले, यानी कि जो हमें वोट डालने वाले लोग हैं उनको हम उसमें ऐड करें, और ऐसे लोग जिनसे हमें पता है कि ये हमें वोट नहीं देंगे, सामने वाले को देंगे, तो उनका नाम हटा देना। ऐसा प्रोपेगेंडा देश में फैलाया जा रहा है। देखो भारत के जो लोग हैं उन सारे के सारे लोगों में हर कोई इतना ज्यादा समझदार नहीं है, कुछ बहुत सारे लोग जो हैं वो बेसिक पृष्ठभूमि से बिलोंग करते हैं, लेकिन इतनी बात सबको समझ में आती है कि इस प्रकार से इतने बड़े स्तर पर गड़बड़ियां करके सरकार ही बदलकर बना लेना ये पॉसिबल नहीं है। तो राजनीतिक पार्टियां जो काम कर रही हैं उनको इस काम को करने के पहले ये बात सोचनी चाहिए कि भारत का मतदाता इतना ज्यादा मूर्ख नहीं है। हाँ, लेकिन ये जरूर कहना होगा कि चुनाव आयोग ये जो कार्यक्रम कर रहा है, ये जो प्रक्रिया अपना रहा है, उसमें पूरे तरीके से एहतियात बरते, पारदर्शिता के साथ सारा का सारा काम हो,
अयोग्य मतदाता भीतर ना आए, उससे भी ज्यादा जरूरी है कि कोई योग्य मतदाता इस लिस्ट से बाहर नहीं होना चाहिए। इस बात को लेकर चुनाव आयोग को अपने प्रबंध जो है वो चाक चौबंद करके रखने पड़ेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा और इसी तरीके के मुद्दे पर हमारे जो वीडियोस हैं इस चैनल पर आते रहते हैं, तो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट, भारत माता की जय।